गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑल। आज का टॉपिक है पंचकर्म इन डेली प्रैक्टिस। सो टुडे वी हैव डॉक्टर अंकिता शेंडगे मैम। शी इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ आयुर्वेद महासम्मेलन पिंपरी चिंचवड पुणे। शी इज experienced in infertility and gynec practice. She is practicing since 10 years. Her expertise is in treating severe cases of infertility. तो आज का उनका टॉपिक है पंचकर्म इन डेली प्रैक्टिस। तो हम लोग सबको पता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने के बाद जैसे मेडिसिन जितने इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट शोधन चिकित्सा होता है। तो पेशेंट आने के बाद दो ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, या तो शमन से ट्रीट करना या शोधन से ट्रीट करना। अगर हम दो उसके ये देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, तो एक होता है पेशेंट पर्सपेक्टिव और एक होता है डॉक्टर्स। तो पेशेंट के लिए हम पंचकर्म जब करेंगे तो उसको रिजल्ट हम जल्दी दे पाएंगे। दूसरा है कि खुद का पैसा तो उससे मिलता ही है, लेकिन हमें रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सकता है। ठीक है। तो पंचकर्म के लिए बेसिक जो तीन चीजें हैं, दोष, स्थान, अवस्था, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी आगे के बारे में मैम हमें डिटेल में बताएंगी। इतना बड़ा टॉपिक है कि आधे घंटे में कवर नहीं होगा, फिर भी हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे जितना हो सके उतना करें। ओके। तो मैम आर यू रेडी? Yes. Hello everyone. Good evening. स्लाइड शो करो। ओके सुबह स्लाइड शो पे डाल दो। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता शेंडगे। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या सबको? तो आज Yes, का क्लियर है ना? yes. ओके ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पंचकर्म। पंचकर्म इन डेली प्रैक्टिस। ठीक है। आज हम बात करेंगे पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म जैसे अभी डॉक्टर सुबोध ने आपको बताया कि शमन और शोधन, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा के दो पार्ट है। ठीक है। शमन जो होता है वो मेडिसिन बेस्ड होता है कि मेडिसिन देके हम जो दोष बॉडी में बढ़े हुए हैं उसको वहीं पे कम करते हैं। और दूसरा है शोधन। शोधन जो है वो पंचकर्म के बेस होता है। तो शोधन में क्या किया जाता है कि बॉडी में या शरीर में हमारे जितने भी दोष बढ़े हुए हैं, वात पित्त कफ, वो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। बॉडी से बाहर निकालते हैं मतलब जो नॉर्मल है वो नॉर्मल में ही रखना है। जो बड़ा हुआ है, जो दिक्कत दे रहा है बॉडी में, उसे हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी का बेस वात पित्त कफ ही है, तो वो बेस नहीं हिलता है, पर जो अतिरिक्त है उसे हम बाहर निकालते हैं। इसीलिए हमें चॉइस करना पड़ता है जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो इसको किस चीज की जरूरत है, शोधन या शमन की। ठीक है। मतलब ये हमें पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस चीज से ट्रीट करने वाले हो। नेक्स्ट स्लाइड। शोधन और शमन से मतलब क्या करना है आपको, पंचकर्म करना है या फिर शमन करना है। कभी कभी पेशेंट्स पंचकर्म के बारे में सुन के आते हैं हमारे पास कि सर या मैडम हमें ये पंचकर्म करना है, ऐसा हमने सुना है, इसका रिजल्ट ये है। पर ठीक है, उनकी बात सुन के लेनी है, पर आपको पेशेंट की हालत देख के, उसके दोष की अवस्था देख के आपको खुद को तय करना है कि हमें शमन देना है या शोधन। या फिर आप पेशेंट को ये बोल सकते हो कि अभी हम तो मेडिसिन ही देंगे स्टार्टिंग में, और बाद में हम पंचकर्म प्लान कर सकते हैं। ऐसा पेशेंट को समझा के फिर हम पंचकर्म देना है कि नहीं देना है, उसकी अवस्था देख के ही तय करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म। ठीक है। पंचकर्म मतलब क्या है कि पांच कर्म। पांच कर्म कौन से, तो आपको वो भी पता है, पर देखो कि पंचकर्म में कौन सा पंचकर्म करना है, कौन सी दोष बड़े हुए हैं, ये हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड। पंचकर्म, इस शब्द में कर्म का अर्थ जो है वो है प्रोसेस या फिर क्रिया। ठीक है, प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम दोष जो है शरीर के बाहर निकालते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, अभी पंचकर्म के टाइप्स, अब हमें सबको पता है कि पंचकर्म के टाइप्स जो है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। वमन मतलब क्या करते हैं कि हम प्री प्लान जो है मेडिसिन दे के पेशेंट से उल्टियां करवाते हैं। मोस्टली ये कौन से दोष में होता है, तो कफ दोष में। कफ दोष के विकार जो रहते हैं, अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस बोल सकते हैं, या फिर बाकी के भी डिसीजेस है, पीसीओडी वगैरह, इसमें भी हम वमन दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है विरेचन। विरेचन में भी हम प्री प्लान ही विरेचन करवाते हैं, लूज मोशंस करवाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली किया जाता है पित्त जब बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कि मतलब आम्ल पित्त के पेशेंट में, कि मुझे बहुत ज्यादा शिरशूल होता है, माइग्रेन वाले पेशेंट्स आप बोल सकते हो, या फिर एसिडिटी के बहुत ज्यादा सिम्टम्स है। एक पेशेंट मैंने बताती हूँ आपको कि एक पेशेंट आई थी कि बहुत हाइपर एसिडिटी थी उसको, कि हम उसे चेक करने गए तो भी उसके गले से मतलब ऊपर ऐसे उल्टी जैसे लगता था, मतलब वो सो नहीं पाती थी, उसका ये मेन कंप्लेंट था। और हाइपर एसिडिटी, सब एसिडिटी के सब लक्षण, पित्त इतना बड़ा हुआ था उसका, और वो वैसे मतलब वो बोलती थी डेली मुझे सोने में डर लगता है। तो उसको हमने पहले दीपन पाचन देके विरेचन प्लान किया, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये सारे सिम्टम्स जो उसके थे, बहुत एसिडिटी, आम्ल पित्त जैसे जो लक्षण थे, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो वो इतना खुश हुई कि उसके बाद उसने बोला कि हम मैं पहली बार चैन से सो पाई हूँ। मतलब इतना हेवी, कभी कभी ये सिम्टम्स जो है पित्त के जो लक्षण है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें आप विरेचन दे सकते हो पेशेंट की अवस्था देख के, दीपन पाचन करके ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट जो है पंचकर्म, वो बस्ती। बस्ती हमें पता है कि बस्ती मतलब एनिमा, तेल, काढ़ा, घृत, ये गुद मार्ग से इंसर्ट करते हैं। ये मोस्टली हम कहाँ देते हैं, वात के पेशेंट में जिनका बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, संधिवात। आम वात में मोस्टली हमें देखना, अवस्था देख के हम कर सकते हैं। ठीक है, पर या फिर स्पाइनल इश्यूज में भी दे सकते हैं, और पीसीओडी में भी इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैं गायनेक से रिलेटेड बहुत प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, इसलिए पीसीओडी का मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताऊंगी कि बस्ती इस पेशेंट्स में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं, जिनके इरेगुलर पीरियड से, या फिर जिनको टैबलेट लिए बिना आते ही नहीं है पीरियड्स, इसमें बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप पेशेंट की अवस्था देख के बस्ती पीसीओडी के पेशेंट में आप दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है वो नस्य। नस्य जो है नेजल थ्रू हम जो ड्रॉप्स बोल सकते हो आप, या नस्य के बहुत सारे प्रकार है, उसमें से नेजल थ्रू हम जो मेडिसिन इंसर्ट करते हैं उसे नस्य कहते हैं, नाक के थ्रू देना। ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। और लास्ट जो है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में क्या करते हैं कि खराब जो रक्त है वो बॉडी से निकालते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट, कभी कभी हम ये ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन या फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर रक्त ये मेन है, इसलिए इसको पंचकर्म में शामिल किया। पर चरक के अनुसार चरक ने बस्ती के दो प्रकार बता के पंचकर्म बताया है, और पंचकर्म को ही संपूर्ण चिकित्सा बताई गई। इसका बहुत महत्व है। देखिए, अगर हम बोलेंगे कि पंचकर्म करना ही क्यों है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे सब कुछ नहीं है, रेडी नहीं है, या हमारा सेटअप छोटा है, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो हम पंचकर्म नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे बताया आपको कि जिस पेशेंट को शमन की जरूरत है उसको शमन देना है। ठीक है, हमारे पास नहीं, पर आपके पास अगर पंचकर्म का सेटअप नहीं है तो आप रेफर करो पेशेंट को, दूसरी जहाँ जगह पे होता है वहां पे रेफर करना है। पर पंचकर्म से जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, वो
किसी चीज से नहीं मिलेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा। जैसे मैंने अभी बताया था कि पंचकर्मा से ही जो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं वो किसी चीज से नहीं मिलते। अगर हम देखेंगे कॉस्ट थ्रू या फिर आपके पास सेटअप नहीं है, ये सब सारी चीजें, तो थोड़ा सा उसमें कम ज्यादा करके पेशेंट जिसको जरूरत है उसको हम पंचकर्मा के लिए पोस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप जो रिजल्ट पेशेंट को पंचकर्मा से दोगे ना, उतना शमन चिकित्सा से नहीं हो पाता है। वो साल भर जाएगा उस चीज को आपको सब रिजल्ट्स देने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें पंचकर्मा पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अपुनर्भव चिकित्सा है। अपुनर्भव मतलब ये हम एक बार चिकित्सा पंचकर्मा हो जाए तो फिर वापस ये नहीं होता है कि वो डिसीज वापस नहीं होता है मोस्टली। इसीलिए उसको अपुनर्भव चिकित्सा बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि एक बार वृक्ष को ऊपर से ही आप काट दो तो वो वापस आ जाएगा, ठीक। पर अगर आप इसको समूल निकाल दे तो वो वापस नहीं आता है। इसी तरह पंचकर्म जो है वो डिसीज को समूल निकालती है बॉडी से हमारे। इसीलिए पंचकर्म पे हमें फोकस करना चाहिए। एक्चुअली पंचकर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वही चीज है कि जो एक्सपीरियंस इंसान है उसके पास रेफर करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। पर अगर आप कर सकते हो तो आप करो, आप एक्सपीरियंस लो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कौन कैसे करता है देखो, पूछो कि क्या करना है। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो एक बार किसी से पूछ लो कि जो हमेशा करता है। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम हम लेने वाले हैं विरेचन के पेशेंट को, तो कैसे कैसे करना है। तो उनको गाइडेंस में बिल्कुल देती हूँ। पर पूछ लो, आप जब तक करोगे नहीं पंचकर्म तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या है, पेशेंट को कितनी खुशी मिलती है। और आप जो रिजल्ट्स देखोगे पंचकर्म से पेशेंट में, वो जो है बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, डेली बेसिस में कौन से पंचकर्म करते हैं, मतलब डेली बेसिस में जो मतलब कौन से कि पेशेंट आया है और आप उसको पंचकर्म के लिए ले सकते हो। हमारे पास अगर स्टाफ हो, अगर हमारी मतलब जो साधन लगते हैं वो तैयार है, तो हम कौन से पेशेंट्स ले सकते हैं या कौन से कर्म कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि स्नेहन स्नेहन और स्वेदन, ये दोनों कभी कभी मोस्टली हम साथ में ही करते हैं। सिर्फ स्नेहन नहीं करते हैं, सिर्फ स्वेदन नहीं करते हैं। 90% मुझे तो पता है कि नहीं करते हम लोग स्नेहन स्वेदन, मोस्टली घर पे। स्नेहन मतलब देना है तो घर पे हम दे सकते हैं कि ऑयल लगाओ, ये करो वो करो, वो लोकली हो गए। लोकली भी हम स्नेहन स्वेदन एक साथ मोस्टली कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट में सिर्फ कंडू है या फिर बॉडी पे बहुत ड्राइनेस है, तो उसको हम स्नेहन करने के लिए ऑयल देके घर पे बोल सकते हैं। या फिर हमारे यहाँ पे बुला के, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत दिनों से कंडू है, बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पर हमें पता चल गया कि उसकी स्किन बहुत ड्राई है। तो ये रीजन तो किसी ने देखा ही नहीं ना, अभ्यंतर भी उसको स्नेहन देना है और एक्सटर्नली भी देना है। तो उसको कंडू वगैरह हो तो आप करंजा ऑयल से उसको स्नेहन दे सकते हो। और अगर स्नेहन दूसरी प्रकार से मैंने बोला कि घर पे हम बता भी सकते हैं उसको, तो लोकली हम मोस्टली संधिवात के पेशेंट को देते हैं कि आप ये ऑयल लो, घर पे आप 2 बार से मसाज कर लो और फिर सिकाई कर दो। ऐसे हम बोलते हैं, वो लोकली पेन के लिए भी बोलते हैं, तो उससे भी रिलीफ मिल जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम कर सकते हैं, या फिर पेशेंट अगर आना चाहता है तो हम अपने यहाँ पे भी बुला के डेली बेसिस पे लोकली ये कर सकते हैं। और स्वेदन का भी मैं बताती हूँ आपको। स्वेदन मतलब बहुत पेशेंट को ये है कि स्टीफनेस बहुत है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, या फिर कोई जो जॉइंट है जकड़ गया है, स्टीफनेस बहुत है वहां पे। अगर वहां पे स्वेलिंग नहीं हो तो हम उसे स्नेहन स्वेदन करके उसे रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हो कि वातज कास बहुत क्रोनिक हो गया है, बहुत दिन तक खांसी है पर नहीं जा रही है। कितना भी कुछ लोग, बहुत सारी दवाइयां हो गई, पेशेंट सब कुछ कर लिया है,
अब लास्टली हमारे पास आता है कि ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपके पास आयुर्वेद में कुछ है क्या, आप क्या कुछ कर सकते हो क्या। तो ऐसा अगर पेशेंट आता है तो उसको तुरंत आप, अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, लोकली स्नेहन करके और फिर उसको नाड़ी स्वेद देके उसको रिलीफ दिलवा सकते हो उस टाइम की। अगर उसको वो आते ही टाइम खांस रहा है तो उसके जाते टाइम आपकी उनकी उसकी खांसी जो है रुक गई होती है। ये से बहुत सारे पेशेंट्स देखे। तो अगर हो सकता है पॉसिबल तो उसको डेली बेसिस पे हम बुलवा सकते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे, लोकली स्नेहन स्वेदन करेंगे और फिर हम उसे रिलीफ दे पाते हैं। क्योंकि बहुत मेडिसिन सब कुछ करके वो आया है पर रिलीफ नहीं है, तो इस चीज से डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं मैंने, इससे रिलीफ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है बस्ती। बस्ती मतलब जानू बस्ती, मन्या बस्ती या कटी बस्ती भी हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा बहुत सेटअप वगैरह नहीं लगता है, थोड़ा सा स्नेहन स्वेदन करके फिर ये बस्ती आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको ये भी बताती हूँ, अनुवासन बस्ती के लिए भी बहुत सारा सेटअप नहीं लगेगा, लोकली स्नेहन स्वेदन दे दो आप और उसको कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि बहुत पेन है, खासकर लड़कियों में डिस्मेनोरिया, या लड़कियां स्त्रियां आते हैं हमारे पास कि बहुत पेन होता है, ये हमेशा का ही है, बहुत इसमें बहुत मेडिसिन खा लिए पर हमें रिजल्ट ही नहीं मिलते। मोस्ट ऑफ ये जो पेशेंट्स है पित्त प्रकृति के ही होते हैं। डिस्मेनोरिया ये मोस्टली पित्त प्रकृति के स्त्रियों में ही दिखाई देता है ज्यादा करके। तो उनको अगर पेशेंट आया है आपको, तभी उसको पेन है बहुत सीवियर, तो आपके पास सहचर ऑयल हो या फिर ना हो कोई भी ऑयल हो, तो आप जो है इसको ये कर सकते हो कि उसको थोड़ा सा गर्म करके आप बस्ती दे सकते हो सहचर ऑयल का, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि वो पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके आते हैं पेशेंट्स और वो रिलीफ मतलब 5-10 मिनट में उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। पिंड स्वेद भी हम कर सकते हैं, हमारे पास राइस अगर हो और प्रिपरेशन कर सकते हैं तो पिंड स्वेद मोस्टली हम स्पाइनल इश्यूज में करते हैं, मतलब सीवियर मन्याशूल हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, इसमें कर सकते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी कर सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती का क्या है कि डेली बेसिस पे हमें करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है जब पेशेंट आता है आपका इनफर्टिलिटी का मोस्टली या फिर पीसीओडी का, तो उनके पीरियड्स जो है अभी खत्म हुए वगैरह ऐसा बता दिया, और आज जो है 7-8 कौन सा दिन है और ब्लीडिंग रुका हुआ है, तो उसको आप तुरंत, पेशेंट जब भी आया है हिस्ट्री टेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, मेडिसिन दे दिया, तो आप उसको उत्तर बस्ती के लिए अगर विलिंग हो तो आप ले सकते हो उसको उत्तर बस्ती के लिए कि लोकली स्नेहन स्वेदन करो और फिर उत्तर बस्ती आप कर सकते हो। दूसरी बात हम रक्त मोक्षण, एक्चुअली क्या है कि रक्त मोक्षण तो डेली बेसिस पे ही होता है, मतलब ओपीडी बेसिस पे होता है। उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट ने अच्छी तरह से खाना खा लिया है ऐसा होता होगा तो फिर आप ले सकते हो, या फिर अगर खाना नहीं खाया है पेशेंट ने तो उसको बोलो कि बाहर से कुछ खा के आ जाए और फिर हम उसका रक्त मोक्षण करेंगे। और मैं ये बताती हूँ कि आपको जो भी पंचकर्म करना है तो एक बार पेशेंट को एक्सप्लेन करो, नहीं तो पेशेंट कभी कभी उसको पता नहीं होता है, वो डर जाता है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो ऐसे। मतलब आप एक्सप्लेन करो कि आपका कर्म क्या है। मैं आपको ये बताऊंगी नेक्स्ट इसमें कि पूर्व कर्म में हमें ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है। तो रक्त मोक्षण का मोस्टली हम कौन से पेशेंट्स में कर सकते हैं, तो आर्टिकेरिया, शीत पित्त जिसे कहते हैं, उसे हम दे सकते हैं कि उसको कंडू है, बहुत इरिटेटेड है, तो उसको हम जब पेशेंट आपके पास आए, ऐसे सिम्टम्स है, जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसको हम तुरंत रक्त मोक्षण करके तुरंत आप रिलीफ दे सकते हैं। मैं बस्ती के यहाँ पे एक बताना भूल गई कि निरूह बस्ती भी हम पेशेंट को लोकली स्नेहन स्वेदन देके, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, मतलब 2-3 दिन से बहुत कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हम त्रिफला क्वाथ का निरूह बस्ती देके उसका तुरंत पेट साफ होता है।
मतलब कभी कभी ओल्ड एज पेशेंट में ये दिक्कत होती है। हमारे पास एक पेशेंट आती थी, ओल्ड एज ही थी वो। आई थिंक उसका एज 60 के अराउंड था, तो उसको कॉन्स्टिपेशन बार बार होता था। तो मोस्टली उसके घर वाले वही कि बाकी कुछ करने से अच्छा है कि आपके यहाँ पे आ जाए और बस्ती रहे। तो उसको हम लोकली स्नेहन स्वेदन देके त्रिफला वात का निरूह बस्ती देते थे और उसका पेट साफ हो जाता था। तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इससे। और अभी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अभी पंचकर्म के प्रिपरेशन हमें क्या क्या करने हैं, ठीक है। पूर्व कर्म जिसे हम कह सकते हैं। तो पेशेंट एक्चुअली पंचकर्म किसको करना है और किसको नहीं करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अर्ह और अनार्ह कौन सा पंचकर्म कर रहे हो, चॉइस ऑफ पंचकर्म और चॉइस ऑफ पेशेंट, ये बहुत जरूरी है, हमें करना पड़ता है। अगर ये गलत हो गया तो आपको व्यापत झेलने पड़ेंगे। हमें व्यापक जो फेस करने पड़ेंगे उसको, फिर बहुत पेशेंट को भी दिक्कत होती है और हमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो पूर्व कर्म में हमें पेशेंट को भी देखना पड़ेगा और व्याधि अवस्था को। हमें पेशेंट को पूर्व कर्म में पाचन पाचन देना बहुत जरूरी है। दीपन पाचन नहीं होगा तो अपन वन के पहले जो हम देने वाले हैं वमन विरेचन के पहले स्नेहपान, वो दीपन पाचन अगर अच्छे से नहीं हुआ होगा तो स्नेहपान भी अच्छे से नहीं हो पाता है। स्नेहपान में कैसे है कि आप जो स्नेह दे रहे हो वो ठीक से आपको पचन होना चाहिए, तभी हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वमन विरेचन के वो मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपन और पाचन अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद है बाह्य स्नेहन स्वेदन। बाह्य स्नेहन स्वेदन हम वमन विरेचन में और बस्ती में करते हैं, तो वो ठीक से होना चाहिए। मतलब 7 डेज मोस्टली मैंने सुना है कि कुछ लोग करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ कि स्नेहन स्वेदन सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही करती हूँ मैं लास्ट के। क्योंकि स्नेहपान स्नेह पचने के बाद ये बाह्य स्नेहन स्वेदन करना जरूरी है। उसके पहले उसका यूज ही नहीं, क्योंकि स्नेहपान अच्छे से नहीं होगा तो उसके बाद का बाह्य स्नेहन और स्वेदन अच्छे से रिजल्ट्स नहीं देते हैं, ठीक है। संभार संग्रह मतलब क्या है कि हमारे पास सब मेडिसिन या फिर जो कुछ लगता है वो अच्छे से तैयारी हमारी होनी चाहिए, ये सब पहले से होना चाहिए। नहीं तो पेशेंट आने के बाद हम सब करेंगे तो ये ठीक नहीं है या लेट हो जाता है, फिर हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये भी ठीक नहीं होगा। पंचकर्म अच्छे से होने के लिए आपका प्रिपरेशन पहले होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रधान कर्म। प्रधान कर्म तो मैंने बताया आपको, वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्त मोक्षण। थोड़ा सा मैं प्रधान कर्म के बारे में बताऊंगी कि वमन के टाइम पे हम पेशेंट को क्लिनिक में बुलाते हैं, फिर वमन करते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि पेशेंट ने कुछ खाया है नहीं खाया है। मोस्टली उसको सिर्फ दूध पी के आने के लिए बोल सकते हैं हम लोग। और उसकी नींद अच्छे से हुई है, बीपी नॉर्मल है कि नहीं, पेट साफ हुआ है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। वमन के दिन पेशेंट का साफ पेट जरूरी है, नहीं तो वमन आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। वमन का पहले हम स्नेहन स्वेदन देते हैं, उसके बाद मेडिसिन देके वमन स्टार्ट करते हैं। तो वमन की जो मेडिसिन हम देंगे वो उसको डाइजेस्ट होना जरूरी नहीं है, उसके असर दिख के वो वमन स्टार्ट होना जरूरी है, ठीक है। वो योग जो देते हैं ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद विरेचन। विरेचन के दिन जो है पेशेंट को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे के, हर पेशेंट को पूर्व कर्म में भी पहले ही आप अच्छे से उसको इंस्ट्रक्शन दो कि विरेचन के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका अ, दोषों के हिसाब से कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को अच्छे से नहीं ले पाता है या नहीं समझ पाता है, तो उसको 4 4 बार आप अच्छे से समझाओ। आप पढ़ के लो, पेशेंट को बोलना है कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए है वो लिख के दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से पढ़ो, आप अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। 4 4 बार आपको अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि कैसे है कि उसको समझाया नहीं, वो समझ के नहीं लिया, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम कर रहा है।
हमारा काम है कि हमें अच्छे से समझाना है। विरेचन के टाइम कभी कभी मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने पेशेंट को समझाया था, पर शायद पेशेंट ने सुना नहीं था, कुछ हुआ था, तो उसको इच्छा वेदी से विरेचन दिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उसने गर्म पानी बीच में ही पी लिया। वेग शुरू हुए थे उसके, पर बीच में क्या पता नहीं कि उसको क्या लगा, उसने गर्म पानी पी लिया और उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए पेशेंट को लिख के सब कुछ दे दो, सब समझा के दे दो कि ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि इच्छा वेदी का, मोस्टली इच्छा वेदी का क्या होता है कि गर्म पानी दो तो मोशंस रुक जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मोशंस करने के लिए इच्छा वेदी दिया है और बीच में हमने रोक दिया, तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। बस्ती बस्ती तो एनीमा। तो पेशेंट को क्या होता है कि हमने बताते हैं मोस्टली कि काढ़ा बस्ती जो होगा तो आप खाना बिना खाना खाए आना है, और ऑयल बस्ती होगा तो खा के आना है। ये बेसिक है। तो हम मोस्टली बताते हैं, पर पेशेंट सुनते नहीं है, या फिर हड़बड़ी में आते हैं, या फिर कुछ भूल जाते हैं, या फिर क्या उनके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, तो वो सुनते नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि निरोह बस्ती खाली पेट देना है और पेशेंट अभी अभी खा के आया है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखना है। हमारे जो स्टाफ है ना, जो थेरेपिस्ट है, उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है। नस्यम नस्य तो नेजल ड्रॉप मोस्टली हम घर पे ही देते हैं। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर डेली बेसिस पे करना है तो घर पे हम कैसे करना है सिखा के कर सकते हैं। रक्त मोक्षण का भी सब ध्यान रख के, पेशेंट ने खाया हुआ है उसकी अवस्था देख लो, उसका डिसीज देख लो और फिर रक्त मोक्षण करना है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या है कि संसर्जन क्रम, वमन विरेचन के बाद का जो संसर्जन क्रम देते हैं हम, वो क्यों देते हैं ये पेशेंट को समझाना है। नहीं तो पेशेंट बोलता है नहीं नहीं अभी इतना हुआ, सब बस हो गया, मैं अभी घर जाके खाना ही खाऊंगा। तो ऐसा नहीं चलता है। उनको बताना है कि इतना वोमिटिंग होने के बाद या इतना लूज मोशन होने के बाद आप नॉर्मल डाइट नहीं ले सकते। उससे क्या होता है ये भी उनको बताना है। कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे अगर फॉलो नहीं किया, तो क्या हो सकता है, ये हमें अगर बताएंगे तो ही पेशेंट अच्छे से समझ पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। तो संसर्जन क्रम बहुत जरूरी है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना, आपको लिख के देना। मैं वही बता रही हूँ बार बार आपको कि हर चीज पेशेंट को लिख के देनी है। आपके पास भी एक प्रूफ रहता है और पेशेंट को भी हमें बताने के लिए अच्छा पड़ता है। नहीं तो हम फोन पे सारी बातें एक्सप्लेन कभी कभी नहीं कर पाते, तो लिख के दिया हुआ है आप एक बार पढ़ लीजिए, ऐसा फोन पे हम बता सकते हैं। तो हमें हर चीज लिख के देनी है पेशेंट को पंचकर्म के बारे में। ठीक है। आपको एक्सप्लेन भी करना है और लिख के देना है। कभी कभी एक्सप्लेन करते टाइम वो ध्यान नहीं देते हैं या फिर पढ़ते नहीं है, तो हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं। पश्चात कर्म में मैंने जैसे बोला, इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देने हैं कि दिवास्वाप नहीं करना है, वेग धारण नहीं करना है, ज्यादा ऊंचे से बात नहीं करनी है, प्रलाप मतलब ज्यादा बातें भी नहीं करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, दिवास्वाप अगर आप लोगे तो कफ प्रकोप होता है, ये हमें पता है। वेग विधारण करेंगे तो वात का प्रकोप होगा, प्रलाप ज्यादा होगा, या ज्यादा बातें करेंगे तो उससे भी वात बढ़ता है। तो हम दोष का शमन कर रहे हैं, और इस चीज से अगर ये ज्यादा ट्रैवलिंग भी हो जाए तो इससे ज्यादा ये क्या होता है कि दोष बढ़ रहे हैं बॉडी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोष कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो चीजें हैं ऐसे कर रहे हैं, उससे दोष बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को ये भी सारी चीजें आप जो है एक्सप्लेन करो कि ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पंचकर्म के व्यापक व्यापक हमें पंचकर्म के पता होने चाहिए और उसको हैंडल करना जरूरी है। इसलिए मैंने फर्स्ट आपको बोला कि आपने बहुत सारे पंचकर्म देखने के बाद ही आप खुद करना स्टार्ट करो। मैंने आज तक 250 तक शायद वमन देखे हुए हैं, तो उसके बाद ही मैंने अभी स्टार्ट किया है कि इतने सारे जो है
वमन देखने के बाद, क्योंकि हर पेशेंट, मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये वमन मैंने पहले देखा हुआ है और दूसरा अलग, मतलब सेम ही है इसका और इसका सेम हुआ है, नहीं, हर एक वमन अलग है। आज तक कोई भी ऐसा वमन नहीं है कि दो हुए या तीन चार हुए, सारे सेम है, ऐसे ही है। हर पेशेंट अलग है, हर कुछ, हर कोई अलग दिखता है। मतलब आप अगर पेशेंट को अच्छे से इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे ना, तो एक क्या होगा कि वो पेशेंट अच्छे से पंचकर्म नहीं करता है। इसीलिए हमें उसको पूरी कर्म बताना है कि आपको अभी मेडिसिन देंगे, इसके बाद जो है वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी वमन को मैंने अभी बताया कि मेडिसिन जो मदन फल हम देते हैं उसका पचन नहीं होना चाहिए, वो ऊपर के ऊपर ही वापस बाहर आ जाता है वोमिट में। अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब कभी कभी उल्टियां नहीं करते हैं या फिर धारण करते हैं। कभी हमने देखा है अल्कोहलिक पेशेंट्स को मोस्टली ऐसा कभी कभी होता है कि उनको वमन के वेग अच्छे से नहीं आ पाते। उनको बहुत ही या आप काढ़ा बोलो या फिर दूध बोलो या फिर पानी बोलो, बहुत सारा देने के बाद भी अच्छे से वेग नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री अच्छे से लेना है, ये वो पेशेंट अल्कोहलिक है क्या, ये देख के आप फिर उसको प्लान करो कि आपको क्या करना है। उस दिन की प्रिपरेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए कि ऐसे ऐसा हो सकता है इसमें। विरेचन के पेशेंट को वमन हो, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कफ प्रकोप भी होता है और पित्त प्रकोप भी है, दोनों है। तो कभी कभी वमन हो जाता है ज्यादा, मतलब उल्टियां हो जाती है, पर बहुत सारी हो तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पहले पेशेंट को सारी हिस्ट्री अच्छे से लेने के बाद आपको उसके उसका प्लान करना चाहिए। अगर वैसा हो गया, अगर वमन हुआ तो आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि उत्तर बस्ती बहुत सारे मैंने किए हैं इनफर्टिलिटी के, जैसे मैंने बताया पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का एक्सपीरियंस है। तो एक बार हमारे बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उनका पेशेंट हमारे यहाँ पे रेफर किया था उन्होंने, पुणे का पेशेंट थे, वो पुणे में प्रैक्टिस नहीं करते, तो उन्होंने बताया कि आपके नजदीक में ऐसे ऐसे डॉक्टर है, वहां जाके उत्तर बस्ती कर लो। तो मैंने उनको उत्तर बस्ती होने के बाद, सब कुछ हिस्ट्री लेने के बाद उनको इन्फॉर्म किया, सर को, वो सीनियर है, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट आया है, मैंने अभी अभी उसकी उत्तर बस्ती की, आई थिंक मेरा स्टार्टिंग था बीएमएस का। तो मैंने उनको बताया कि अभी अभी हमने उसकी उत्तर बस्ती की है। तो सर बोले तुमने की है, अच्छा, तुम्हें पता है उसके व्यापक क्या है, और व्यापक हुआ तो फिर कैसे हैंडल करोगे, कौन से व्यापक होते, ऐसा मतलब उन्होंने मेरी फोन पे ही ओरल ले लिया। तो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली मैंने देखा था कुछ दिन पहले, मेरा भी स्टार्टिंग था, तो मुझे पता था कि उत्तर बस्ती में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैं उस टाइम उनको आंसर दे पाई। पर कभी कभी ये उस टाइम पे तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई पूछ सकता है या फिर उसके व्यापद होते हैं और हमें हैंडल करने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया कि व्यापद को भी कैसे हैंडल करना है, ये पता होना चाहिए। तो हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे और पेशेंट को भी हैंडल करना शुरू कर दिया। बस्ती के बाद पेन होना बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है हमने कि होता है उनको पेन, तो उसको भी अच्छे से हैंडल करना कैसे आना है वो पता होना चाहिए हमें। आई थिंक टाइम खत्म होने को आया है, तो थैंक यू सो मच। खुशी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर जाएंगे हम। हाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन से, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आगे डिटेल में हम आगे जाते जाएंगे, फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, बहुत कम टाइम था तो इतना ही हाँ, कर पाए हम। और ये टॉपिक भी वैसा है, शोधन पंचकर्म जो है बहुत वास्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, वहाँ प्लीज टेल सम बेसिक स्नेह दैट वी कैन यूज इन डिफरेंट डिजीज इन आवर डेली प्रैक्टिस। अच्छा, मोस्टली स्नेह जो है हम स्किन डिसीज में महातिक्त या तिक्त ग्रोथ वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी के पेशेंट को हम जो देते हैं, या पीसीओडी के पेशेंट को, तो उनको अशोक ग्रोथ वगैरह देते हैं। दूसरी बात ये है कि मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं उसको अश्वगंधा देते हैं। ऐसे ही आप पेशेंट या व्याधि देख के आप
ये कर सकते हो चॉइस, या फिर आपको ओबेसिटी का पेशेंट आया, उसको वेट लॉस करना है, तो उसको आप लेखन देना है स्नेहपान में, तो त्रिफला ग्रुप दे सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप डिस्क में क्या कर सकते हैं? स्लीप डिस्क में मैंने पिंड स्वेद का आपको बताया कि, और कटिबस्ती भी बताया, ये दोनों चीजें कर सकते हैं। आप कौन सा कॉम्बिनेशन, मतलब पिंड, ये इसका पंचकर्म का क्या कर सकते हो, स्नेहन, स्वेदन और पिंड स्वेद और कटिबस्ती। अगर पेशेंट तैयार है तो आप ये सारे करके उनको अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हो। ये बेस्ट रिजल्ट देता है, पेशेंट को बार बार आपके पास आना नहीं पड़ता है, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाता है। यशपाल जी का क्वेश्चन है, मन्या और कटिबस्ती में कौन सा तेल यूज कर सकते हैं? बहुत सारे तेल हैं, महानारायण यूज कर सकते हो, या फिर सीवियर पेन है तो कोटम चुक्यादी वगैरह भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर मोस्टली डिपेंड है, और पेशेंट का अवस्था देख के, स्वेलिंग है क्या है, स्वेलिंग में मोस्टली हम ये नहीं करेंगे, तो वो अवस्था देख के ही मोस्टली आप तय करो। बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। जी बिल्कुल, कि क्योंकि हमारे इसमें स्लिप डिस्क मतलब डिस्क पीछे आ गया है, सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके आजू बाजू में जो मसल्स है उसके मसल स्पाजम से से उनका हुआ है, स्पाज्म भी कम होना चाहिए। डीजनरेशन हुआ है, तो डीजनरेशन हुआ होगा तो हम लाक्षादी तेल, स्पाजम हुआ होगा तो निर्गुंडी तेल, मुरीवेंडा, पंचगुंड, ऐसे बहुत सारे तेल है। तो वो डिजीज अपने को आयुर्वेद के टर्म्स में उस हिसाब से देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। फिर संजय तिवारी जी का क्वेश्चन है कि त्रिफला क्वाथ देना है तो बस्ती कितना देना है, क्वांटिटी ऑफ त्रिफला क्वाथ? निरुआ क्वाथ का जो हम क्वांटिटी है, उतना ही जितना हम हमेशा देते हैं, अराउंड मोस्टली तो 1 लीटर के आसपास नहीं जाता है, पर 500 के आगे 600 तक ml तक जाता है, हाँ, मैं उतना भी ही देते हैं। 100 तक देता हूँ। उतना ही देता है, तो उससे मोशंस क्लियर हो जाते हैं पेशेंट के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल सिंह जी का है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो केवल त्रिफला क्वाथ देना है, क्या उसमें सैंधव, स्नेहा, कल्क ये सब डालना है? नहीं नहीं, सिर्फ ये नहीं, निरूह बस्ती प्रॉपर बना के सब डाल के, हनी हाँ, या फिर प्रॉपर सेंधव यूज। सब कुछ डाल के करना है, सिर्फ काढ़े का बस्ती नहीं देते हैं। निरूह बस्ती प्रॉपर तैयार करके देना है। हमारे पास एक ही मिनट है। उत्तर बस्ती में उपयोगी तेल, वो भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। काशी शादी या क्षार तेल वगैरह अलग अलग बहुत सारे तेल है, बला तेल अलग वगैरह भी जो बहुत